तभी चाणक्य ने कहा, नहीं उग्रसेन, चंद्रगुप्त को ही जाने दो, वरना वो बहुत व्याकुल होता रहेगा। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, जाओ चंद्र, अगर नंदिनी वहीं पहाड़ी वाले स्थान पर ही कहीं है तो उसे सही सलामत वापस लेकर आओ। चाणक्य की इस आज्ञा का तो चंद्रगुप्त पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। वो अंदर ही अंदर जोश से भर उठा और तुरंत शशांक को लेकर वहां से रवाना हो गया। चंद्रगुप्त और शशांक के जाने के बाद चाणक्य ने बेहोश पड़ी तक्षका की तरफ इशारा करते हुए महागुरु राहु से पूछा, इस विषकन्या का अब क्या करना है महागुरु? लेकिन जवाब देने के बजाय महागुरु ने चाणक्य से ही प्रश्न पूछ लिया, ये तो तुम ही तय करोगे चाणक्य कि तुम इसका क्या करना चाहते हो। चाणक्य ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर कहा, मैं तो इसे मुक्त कर देना चाहता हूं महागुरु। महागुरु राहु ने कहा, ठीक है तो फिर जब इसे होश आ जाए तो मुक्त कर देना, मगर तब तक इसे इसी कक्ष में कैद रहने दो। इन मृत नागिन चाणक्य ने प्रहरियों को आदेश दिया। वे तुरंत मृत नाग नागिन को उठाकर कक्ष से बाहर ले गए। इसके बाद चाणक्य, महागुरु राहु, उग्रसेन और शंभुनाथ वहां से चल दिए। लेकिन जाने से पहले महागुरु ने बेहोश पड़ी तक्षका को फर्श से उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया था और इसके बाद कक्ष के दरवाजे और खिड़की झरोखों को बाहर की तरफ से अच्छी तरह बंद कर दिया गया। कुछ सैनिकों के साथ महागुरु के सन्यासी यहां पर तैनात हो गए। महागुरु राहु के साथ अपने कक्ष की तरफ जाकर आचार्य चाणक्य ने सहसा उनसे कहा, कन्या बेहोश क्यों हो गई, जबकि इनके अंदर तो बहुत विष होता है। महागुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तो मेरे प्रचंड शंख की ध्वनि से निकली तरंगों ने इसके मस्तिष्क को सुन कर दिया, वरना संसार में ऐसा कोई रसायन या भस्म नहीं है जो इन जहरीली विषकन्याओं को बेहोश कर सके। मगर हाँ, तेज आवाज वाली ध्वनियों से ये विषकन्याएं व्याकुल होने लगती हैं। चाणक्य ने प्रसन्न होते हुए कहा, सचमुच महागुरु, आपने एकदम सही समय पर पहुंचकर चंद्रगुप्त की जान बचा ली, वरना ये विषकन्या तो हमें बहुत बड़ा धोखा देने में सफल हो ही चुकी थी। महागुरु राहु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे आज सुबह जो आभास हुआ था ना चाणक्य, उसने दिन भर मुझे बहुत बेचैन किया था। मैं आज अपनी दैनिक ध्यान साधना भी ठीक से नहीं कर पाया था, बल्कि देर रात तक मुझे नींद भी नहीं आई, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करता था वैसे ही मुझे पूरे महल में असंख्य सर्प रेंगते हुए दिखाई देते थे। मैं समझ गया था कि आज चंद्रगुप्त के साथ बहुत बड़ी अनहोनी घटित होगी। मैंने अपने सभी शिष्यों को सावधान कर दिया था। हम पूरे महल में इधर से उधर घूमते रहे और जब राजकुमारी नंदिनी के कक्ष के पास से गुजरे तो मुझे यहां विषैले नाग की उपस्थिति का आभास होने लगा और उसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इस पर चाणक्य ने कहा, फिर यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात रही महागुरु कि आज आप हमारे अतिथि के रूप में महल में मौजूद थे, वरना आज चंद्रगुप्त के प्राण नहीं बच सकते थे। इसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। महागुरु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, वाह चाणक्य, वाह, तुम बस मेरी ही प्रशंसा किए चले जा रहे हो, जबकि ये सब तुम्हारी दूरदृष्टि का ही कमाल है। तुम ही ने तो मुझे जबरन अपने महल में अतिथि बनाकर रोका था। चाणक्य ने अब कुछ नहीं कहा, वे भी बस मन मुस्कुराते रहे, जबकि उनके साथ चल रहे उग्रसेन और शंभुनाथ एक बार फिर चाणक्य के ऐसे बौद्धिक चातुर्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। रात बीत चुकी थी और अब आसमान में सुबह की लालिमा फैलने लगी थी। चंद्रगुप्त और शशांक उस पहाड़ी तक पहुंच चुके थे। उनके साथ कुछ अंगरक्षक भी थे। उनके घोड़े पहाड़ी पर जितना ऊपर तक चढ़ सकते थे वे उन्हें वहां तक ले गए। उसके बाद वे सब पैदल ही उस मंदिर में पहुंचे जहां से नंदिनी गायब हुई थी, लेकिन यह स्थान अभी भी पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ था। शशांक ने कहा, जब
मैंने नंदिनी की चीख सुनी थी, Rampage! तब मैं तुरंत दौड़ता हुआ यहाँ आया था, लेकिन तब भी मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। बस वहां पीछे की तरफ एक झाड़ी में राजकुमारी की चुनरी मिली थी। ये सुनकर चंद्रगुप्त तुरंत उन झाड़ियों तक पहुंचा। वहां अभी भी राजकुमारी की चुनरी पड़ी हुई थी। चंद्रगुप्त ने उसे उठा लिया। वो उसे अच्छी तरह से पहचानता था। उसने अंगरक्षकों से कहा, इन झाड़ियों में अच्छी तरह से तलाश करो, कोई ना कोई Rampage! सुराग जरूर मिलेगा। अंगरक्षक तुरंत काम में जुट गए। चंद्रगुप्त भी शशांक के साथ पहाड़ी के पीछे वाले हिस्से में नीचे की तरफ उतरता चला गया। वहां भी उसी तरह की घनी झाड़ियां थी। अचानक चंद्रगुप्त को एक चमकती हुई चीज दिखाई। Killing वो spree! तेजी से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वो एक कर्णफूल था, यानी कि कान में पहनने वाला एक आभूषण। उसे देखते ही चंद्रगुप्त कह उठा, ये तो नंदिनी का है, मैं इसे पहचानता Killing हूं। spree! और अभी उसने वो कर्णफूल उठाया ही था कि तभी शशांक ने उसे पुकारते हुए कहा, चंद्र, वो देखो, इधर झाड़ी में एक लाश है। ये सुनते ही चंद्रगुप्त का दिल बैठ गया। उसे तुरंत ही नंदिनी का ख्याल आया। वो तेजी से शशांक की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि वहां एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी। चंद्रगुप्त ने उसे गौर से देखते हुए कहा, इसकी वेशभूषा से लगता है कि यह कोई पुजारी है और इसकी हत्या काफी पहले ही कर दी गई होगी, शायद पिछली रात को ही। इस पर शशांक ने कहा, यानी जिसने भी नंदिनी का अपहरण किया है उसी ने इस मंदिर के बाबा को मारा। तभी उसकी नजर थोड़ा आगे की Killing तरफ गई। spree! वहां एक पायल पड़ी हुई थी। उसने कहा, चंद्र, वो भी शायद नंदिनी की ही पायल है। Killing वो लोग spree! नंदिनी को इसी रास्ते से लेकर गए। Killing spree! चंद्रगुप्त ने वो पायल उठा ली। वो नंदिनी की ही पायल थी। वो अब उस घने झुरमुट में तेजी से आगे बढ़ा। आगे घना जंगल था और उसके बाद नगर की सीमा समाप्त हो जाती थी। चंद्रगुप्त ने कहा, यह रास्ता तो राजा गिरजेश्वर के राज्य की तरफ नहीं जाता शशांक। इसका मतलब तुम्हारा अनुमान एकदम सही था। नंदिनी को किसी दूसरे राज्य के गुप्तचर उठा ले गए। लेकिन ये कहते कहते चंद्रगुप्त सहसा रुक गया, क्योंकि जंगल में बहुत दूर से आती हुई एक हल्की सी चीख उसे सुनाई दी थी। इसे शशांक ने भी सुन लिया था। उसने चौंक कर चंद्रगुप्त की तरफ देखा। चंद्रगुप्त ने हैरानी से कहा, Killing देर नहीं हुई spree! है। ये तो नंदिनी की ही चीख है शशांक। वो इसी जंगल में कहीं है। इसी के साथ चंद्रगुप्त और शशांक उस चीख की दिशा में तेजी से दौड़ने लगे। तो क्या वो चीख सचमुच नंदिनी की ही है, या फिर से ये कोई नया चाल है चंद्रगुप्त को फंसाने का? और क्या होगा जब होश आएगा तक्षका को? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नंदिनी को उठा कर ले गए। शर्विलक की इस बात से अमात्य अब सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने नंदिनी का अपहरण किया होगा? इसका जवाब अब शर्विलक के पास नहीं था। तो जब महल में तक्षका है तो फिर नंदिनी कहां है, और अब आगे क्या होने वाला है तक्षका के साथ, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोजाना की तरह आज भी राजकुमारी नंदिनी को अपने अनुष्ठान के लिए महल से बाहर जाना था। उसकी सुरक्षा के लिए शशांक भी उसके साथ। Killing spree! लेकिन अभी वो महल के गुप्त रास्ते में जा ही रहे थे कि तभी वहां से महागुरु राहु अपने शिष्यों के साथ गुजरे। हालांकि तब तक नंदिनी और शशांक उस गुप्त रास्ते में प्रवेश कर चुके थे और इसके साथ वो रास्ता Killing spree! पहले की तरह से ही बंद हो गया था। लेकिन महागुरु राहु अचानक वहां पर रुक गए और उस स्तंभ वाले गलियारे को गौर से देखने लगे। जब वो काफी देर तक ऐसे ही देखते रहे तो उनके शिष्य ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव? क्या उस गलियारे में कुछ विशेष देखा है आपने? महागुरु ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अगले ही पल उन्हें खोलते हुए कहा, खुली आंखों से तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, बंद आंखों में
कुछ आभास अवश्य हो रहा है। इस पर शिष्य ने तुरंत पूछा, कैसा आभास गुरुदेव? महागुरु राहु ने फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, क्या इस महल में कोई स्त्री है? इस प्रश्न पर सभी शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक शिष्य ने कुछ सोचते हुए कहा, जब से हम यहां आए Killing spree!